अपनी पहचान। घर में आटा चुक गया था। दफ्तर से लौटने पर मनोहर को पहला हुक्म गेहूं पीस लाने का मिला। 10 शेर गेहूं साफ करके एक गंदी सी टोकरी में रख दिए गए थे। यह काम करना ही पड़ेगा, सोच मनोहर ने एक गहरी सांस खींची। नया नया बीए किया था, यद्यपि शादी पहले हो चुकी थी। नई नई नौकरी आरंभ की थी और गृहस्थी का हिसाब भी नया ही था। पुराने गृहस्थ क्लार्कों का रंग ढंग मनोहर में अभी पूरी तरह उतर न पाया था। कभी तरकारी खरीदनी हो तो 3 आने के साथ पर 11 पैसे में शेर भर खरीद कर गिरती वाली सफलता का हर्ष नहीं होता था। सिनेमा का शौक एकदम से न गया था। खुलेआम सिगरेट पीने के बजाय बीड़ी पीने और चपरासी से भी पहलवान छाप बंडल लाओ कहने की मुक्त अवस्था अभी न पाई थी। डैम फुल, डलर्ट, इडियट आदि विशेषण सुनकर अब भी खून खौल उठता था। इस प्रकार अपनी थोड़ी तनख्वाह में किसी प्रकार मनोहर अपनी बीवी और मधुमेह बच्चे के साथ साथ अपनी बाबूगिरी को भी पाल रहा था। गंदे कपड़े पहनने वाले, बंद गले के कोट और गोल टोपी में आने वाले पुरनिया बाबुओं को वह शासन के सर्वथा अयोग्य समझता था। कहने की आवश्यकता नहीं कि इन 10 शेर गेहूं को देखकर उसे लगा मानो 10 दिशाएं उसके ऊपर चारों ओर से चिंता की धारा बरस रही है। अन्नपूर्णा ने कह दिया था कि आटा बिल्कुल नहीं है, इसीलिए गेहूं पीसना जरूरी था। गेहूं लेकर रास्ते से निकलना है। अगर रास्ते में मिस्टर भारद्वाज मिल गए तो कल इतवार है, सवेरे उन्होंने चाय पर बुलाया है। विश्वविद्यालय के पुराने साथी है, असिस्टेंट राशनिंग ऑफिसर हो गए हैं, फिर भी मित्रता मानते हैं। ये गेहूं किसी मजदूर को भेजकर पिसा लिए जाएं, पर विश्वास योग्य मजदूर मिले कहाँ? और आटा चक्की भी कोसों दूर है। कोई मिला भी तो 8-10 आने से कम क्या लेगा? जितने की भक्ति नहीं उतने की खंजड़ी फूट जाएगी। फिर 10 शेर गेहूं के लिए मजदूर यह जानते हैं कि अन्नपूर्णा मित्रतापूर्ण भाषण कौन सुनेगा। एक तरकीब सूझी, गेहूं का वजन इतना कर लिया जाए कि मजदूर अनिवार्य हो जाए। बोला, यह रोज रोज का झंझट मुझे ठीक नहीं लगता। सब गेहूं निकाल लो, अभी पिसवा मंगवाऊंगा। अन्नपूर्णा ने सीधी निगाहों से देखकर कहा, जाकर पिसा लाओ, आधे घंटे का काम है और गेहूं नहीं है, मजबूरी थी। बोला, बांध दो। अन्नपूर्णा ने एक मेल झोले में, जिसे पुरानी साड़ियों के किनारों को जोड़कर बनाया गया था, गेहूं भर दिए। कहा, ले जाओ। मनोहर ने झल्ला कर कहा, ये वह झोला मैं छूऊंगा भी नहीं। ओहो, कितना गंदा है। अन्नपूर्णा ने वे गेहूं फिर टोकरी में डाल दिए। यह झोला हाथ में लटकाए जाने वाला था। कुछ दिन पहले जब लोग कुर्ता और मिर्जरी पहनते थे, कंधे पर लटकाए जाने वाले 2 पेट के झोलों का चलन था। कपड़ों में स्टार्च लगने लगा, क्रीज होने लगी, कोट पतलून का राज्य हुआ। तब से कंधे या सर पर अपना सामान ले चलने की प्रक्रिया उठ गई। इन हाथों वाले झोलों का आदर बढ़ा। भाव यह था कि झोला ढोते समय जितना ही बोझ को नगण्य मानते, उसी अनुपात में हमें भद्र माना जाएगा। अंततः 20 शेर का सूटकेस बैग के रूप में हाथ में लटकाकर और बार बार पैर के घुटनों से उसे लड़ाकर लोग कृतकृत्य हो जाते थे, परंतु 3 शेर की पोटली कंधों पर नहीं रुक सकते। खैर, दुर्भाग्यवश यह एक झोला ही था जो इतना गंदा निकला कि मनोहर उसे छू तक नहीं सकता था। उसने फिर कहा, क्या गेहूं पिसाने नहीं है जो लाट साहब की तरह रख लिए? कहते ही उसे अपनी भूल का अनुभव हुआ कि लाट साहब को गेहूं टोकरी में डालने के बजाय फुल और ही महत्वपूर्ण काम करने के लिए रखा जाता है। धीरे से अन्नपूर्णा ने कहा, ले, काहे में जाओगे? अपेक्षाकृत एक साफ धोती थी, उसे दोहरा कर उसमें गेहूं बांधे गए। एक छोटी सी पोटली बन गई। अब उसे बगल में दबाने पर जान पड़ा कि वह कमीज के सामने काफी मैली पड़ी थी। मनोहर ने घर पर पहनने वाली यानी मैली कमीज और उतनी ही मैली धोती पहन ली। चलते चलते कहा, मेरी सिल्क वाली कमीज के बटन टूट गए हैं, लगा देना। कल उसे ही पहनकर ARO साहब के यहाँ चाय पर जाना है। इतना कहकर बाहर आया, झुका झुका सड़क पर चलने लगा। 10 शेर गेहूं का क्या लिए जा रहा था? मानो इतने ही गेहूं कहीं से चुराकर लोगों की निगाहों बचाकर भागा जा रहा था। जो डर था कि वही सामने आया। बाबू श्यामनाथ भारद्वाज के भाई सामने से टहलते हुए जा रहे थे। मनोहर की बार बार इच्छा हुई कि जमीन फटे
और वह उसमें समा जाए। शंका यह है कि यह इच्छा एक बारी भी क्यों न हुई कि जमीन फटे और स्वयं बाबू श्यामनाथ उसमें समा जाए। समाधान यह है कि यदि ऐसा हो भी जाता तब भी मनोहर अपनी पोटली के साथ पृथ्वी की लज्जा का भार सहन करने के लिए रह ही जाता। पर जमीन इतनी सस्ती नहीं है कि अच्छा करते ही टके की पतंग की तरह फट जाए। बाबू श्यामनाथ सामने आ गए। वे शायद मनोहर को देखते भी नहीं, पर उसने सोचा कि यदि उन्होंने देख लिया तो समझेंगे कि वह इस हालत में मारे झेप के चुपचाप निकल जा रहा है। इस कारण यह सिद्ध करने के लिए कि अपना काम करने में वह जहाज पर कोयला झोंकने वाले प्रिंस ऑफ वेल्स ही सा महान और निर्लज्ज है, उसने पहले ही कहा। ओहो श्यामनाथ जी कहाँ की स्वाभाविक मुस्कान भी उसे व्यंग भरी जान पड़ी। उन्होंने पूछा, आप कहाँ? अरे साहब, ये गेहूं गले पड़ गए। अभी पिछले इतवार को वह लौंडा 25 शेर के करीब पिसा ले गया था, सब न जाने कहाँ चला गया। सोचा फिलहाल के लिए इतना पिसा लाऊं, भेज देना किसी को। चलिए रतन, देख आए, ऐसी पिक्चर आज तक नहीं बनी। अरे जनाब, रतन देखने की फुर्सत कहाँ है। कहते ही उसे लगा कि उसने पुराने बाबुओं वाली कोई बात कह दी है। चलते चलते श्यामनाथ जी कह गए, कल आइएगा अवश्य। मिस आहूजा भी शायद आवे। श्यामनाथ जी का आवाज उसे लगा कि उसमें कुछ रुहाई सी है। और मिस आहूजा कहाँ? 10 शेर गेहूं और वहां वे केवल रंग की समता है। बैसाख के सूरज की ढली रोशनी में चक्की के सामने रुका दृश्य, आटों के कणों से भरी हुई हवा का स्पर्श, गर गर का घोर शब्द, मुंह खोलते ही खांसी लाने वाला रस, लोगों के पसीने की गंध, समस्त ज्ञान इंद्रियां को सुन्न करने वाला यह वातावरण उसे मिस आहूजा के बारे में रोमांटिक नहीं बना पाया। एक विचार मन में घुस गया था, वह कल सिल्क वाली कमीज पहनकर जाएगा जरूर, पर क्या श्यामनाथ जी उसका आज का रूप भूल सकेंगे? जब उसने बार बार चक्की वाले से आटा पीसने में जल्दी करने को कहा तो उसने अपने क्षेत्र में सुमान्य युद्धोत्तर सभ्यता के नियम का पालन करते हुए कहा, जल्दी हो तो कहीं और जाओ, वे रहे तुम्हारे गेहूं। झेप कर मनोहर एक कोने में खड़ा हो गया। वही प्राय 45 साल का एक मैला सा आदमी खड़ा था। वह पांव तक कसा हुआ पायजामा पहने था, बदन पर कुर्ता था जो जरूरत से ज्यादा लंबा और कंधों पर फटा हुआ था। कुछ दाढ़ी बढ़ गई थी, गाल के गुड्डों और कनपटियों के ऊपर बालों में सफेदी आ गई थी। आंखें डरावनी और फूली हुई लग रही थी। वह बीड़ी पी रहा था। उसने एक फूंक मनोहर की ओर फेंक कर पूछा, कहाँ काम करते हो? मनोहर को उससे बात करने में अपमान सा जान पड़ा। उसने उसकी बात अनसुनी कर दी। तब वह आगे बढ़ आया और मनोहर के मुंह में झांक कर अपना सवाल दोहराते हुए बोला, कहाँ काम करते हो? अनिच्छा के साथ मनोहर ने बताया, सिवोड़ी में। ठीक, मैं पहले ही जान गया था। कैसे? मनोहर ने घूरते हुए पूछा। उसने अपना सर जोकरों की भांति हिलाकर पास खड़े हुए अपने 2-3 साथियों से कहा, जो बहुत जल्दी मचाए, जान लो कि वह 10 घंटा सिवोड़ी में मजदूरी करके आया है। पता नहीं इसमें क्या बात थी कि वे सब खिलखिलाकर हंस पड़े। मनोहर कुपित नेत्रों से उसे देखता रहा। उसने पूछा, क्या पाते हो? मनोहर ने लापरवाही से कहा, मिल जाता है खाने भर को। उसने फिर अपना भयंकर सिर जोकरों जैसा हिलाया और अपने साथियों से बोला, अरे जान लो भाई लोगों, सिवोड़ी में भी एक आदमी खाने भर को पा जाता है। फिर उसने मनोहर से पूछा, क्यों जी? खाने भर को तो मिल जाता है, पहनने भर को भी मिलता है कि नहीं? मनोहर ने कुछ कहना चाहा, मुंह खोला, फिर चुप हो गया। उसने फिर पूछा, 1.5 रुपया रोज मिलता है। मनोहर ने कहा, मैं 3 रुपया रोज पाता हूँ, पर तुमसे मतलब? इस पर वह आदमी फिर अपने साथियों के साथ हंस पड़ा। मनोहर के मन में आया कि वह उनकी खोपड़ी तोड़ दे, पर परिस्थिति समझकर चुपचाप खड़ा रहा। हंसी रुकने पर उस आदमी ने कहा, मतलब तो मुझको कुछ नहीं, तुम तो बाबू हो बाबू, तुम्हें 3 रुपया रोज मिलता है, मुझको तुमसे क्या मतलब? अब मनोहर ने जरा कड़ाई से कहा, देखो जी, मुझे तुम्हारा मजाक बिल्कुल पसंद नहीं। वह अपने साथियों से बोला, इन्हें भला क्यों पसंद आएगा हमारा मजाक? ये ठहरे बाबू 3 रुपया रोज वाले, हम लोग ठहरे लट गवार मजदूर, हमारा मजाक इन्हें क्यों अच्छा लगेगा? अपने एक साथी से उसने पूछा, क्यों रे, तेरा लड़का भी तो
इंटरेस्ट में पढ़ता है? साथी ने कहा। जानते तो हो, यह आदमी कहने लगा। देख बे, उस छोकरे को इंटरेस्ट पास न करा, नहीं तो वह भी बाबू बनकर अपने लोगों से अलग हो जाएगा। तनख्वाह मिलेगी साले को 70 रुपये, पर समझेगा कि वह तुझसे 1000 गुना ऊंचा है। वह तेरी नकल न करेगा, वह नकल करेगा अफसरों की, सेठ साहूकारों की। इसी बाबू की तरह बात करने पर नाक भौं चढ़ाएगा। वह भी भूल जाएगा कि उसकी जड़ कहाँ है। वे सब हंसते रहे। मनोहर ने पढ़े लिखे आदमी की तरह समझ लिया कि संधि करने में ही कल्याण है। बोला, क्या बात है जी, मैंने ऐसा क्या कह दिया जो तुम यह सब कहने लग गए? मनोहर की आवाज में संधि पत्र था। उस पर उस आदमी ने भी हस्ताक्षर करने चाहे। वह नरमी से बोला, बात कुछ नहीं है बाबू, सिर्फ समझ का फेर है। तभी मेरे पहले सवाल करने पर तुम उसे अनसुना कर देते हो। तभी जेब खाली होने पर भी रेल में ऊंचे दर्जे का सफर करते हो, ताकि कहीं हमारे जिस्म की हवा, हमारे तंबाकू की गंध तुम्हें छू न जाए। तभी तुम उन जगहों में पहुंचने की कोशिश करते हो जहां तुम्हारा कोई नहीं है। इस बार लोग हंसे नहीं। चक्की की गड़गड़ाहट के बीच ड्राइवर की अशिष्ट आवाज सुन पड़ी। लो जी, गेहूं पीस गए, निकालो 2.5 आने। पैसे देकर हाथ में आटा लटकाकर वह बाहर आया। उस आदमी ने इस बार मनोहर की ओर नहीं देखा। वह बीड़ी सुलगाने में व्यस्त था। मनोहर को संदेह हुआ कि वह कुछ पढ़ा लिखा आदमी है, जानने योग्य है, पर हिचक के मारे वह चुपचाप चला आया। घर आकर आटा एक किनारे रख नहाने चल दिया। अन्नपूर्णा ने रोककर सिल्क की कमीज उसके हाथों में रख दी और पूछा, कुछ और ठीक करना है? एक पल वह अन्नपूर्णा के पीले और मुरझाए चेहरे की ओर देखता रहा। उसके बाद धुएं से धूमिल आंगन पर उसने निगाह डाली। नीचे अंधेरा था, पर 2 मंजिले के ऊपर मुंडेरों पर, जहां अधिक किराया देने वालों की ही पहुंच थी, सूरज पूरी तरह अभी डूबा न था। उसकी लाल रोशनी अब भी छतों पर फैल रही थी। उसने फिर अन्नपूर्णा के चेहरे की ओर देखा। ऐसा लगा कि वह चेहरा उसने बहुत दिन बाद देखा है। फीकी मुस्कान के साथ एक उंगली अन्नपूर्णा की टूटी पर आवेग के साथ फेरी और कहा, और कुछ नहीं ठीक करना है। फिर तौलिया और साबुन जमीन पर रखकर कपड़ों का पुराना संदूक खोल उस कमीज को उसमें सबसे नीचे रख दिया। उसके बाद नहाने गया।